ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के किसी एक तरफ रखा हुआ है और ऑब्जर्वर अगर दूसरी साइड पे रखा हुआ है, तो जब हम उसको देखते हैं तो उसमें एक शिफ्ट वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि कंपैरेटिवली उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा वो आपको और ज्यादा पास में दिखने लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए x उसका डिस्टेंस है तो x माइनस समथिंग डिस्टेंस के ऊपर वो आ जाता है। नाउ इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, क्योंकि रीजन बीइंग 2 या 3 यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में ग्लास स्लैब्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर देंगे, देन हम सॉल्यूशन पर चलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्लैब इन फ्रंट ऑफ अ स्लैब। म्यू की वैल्यू आपको दी गई है स्लैब के लिए 1.5, दैट मीन्स ग्लास स्लैब है। वैल्यू जो है कुछ अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा ग्लास स्लैब हो। ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 28 centimeter from it. Other face of the slab is silvered. Slab is silvered. Then find the position of final image. फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज हमें निकालनी है, पोजीशन क्या होगी फाइनल इमेज की वो हमें यहाँ पे जो है कैलकुलेट करनी है। देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो एक ग्लास स्लैब आपको दी हुई है और एक सरफेस जो है इस ग्लास स्लैब की इट इज सिल्वर्ड। इसे क्या कर दिया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है। और यहां से जो ऑब्जेक्ट है 28 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया गया है। ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है इट इज बीइंग प्लेस्ड एट 28 सेंटीमीटर। ये 28 सेंटीमीटर पे हमने रखा है। नाउ सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को जो करने जा रहा हूं वो हम कर रहे हैं मेथड ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब यहां पर है कि जो 2 अलग अलग ऑप्टिकल डिवाइसेस आपके पास में, द फर्स्ट वन इज स्लैब एंड द सेकंड वन इज सिल्वर्ड सरफेस विच इज नथिंग बट द मिरर। ये वाली जो सरफेस है जो हमने यहाँ पे वॉलेट कलर से डिनोट की है, ये एज अ मिरर यहाँ पे एक्ट करेगी, बिकॉज हमने यहाँ पर पॉलिश कर दी है और एक प्लेन ग्लास प्लेट पर आपने पॉलिश कर दी है, तो वो एज अ मिरर यहाँ पर एक्ट करेगी। तो क्वेश्चन को किस तरीके से हम आगे लेकर चलेंगे उसको एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक ये मिरर है, क्लियर, और प्लस कॉम्बिनेशन हमने ले रखा है यहां पे इस ग्लास स्लैब का। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस 6 सेंटीमीटर दी गई है आपको और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 28 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप इसको देखेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा। पहले सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा, इससे ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज ग्लास स्लैब में जाएंगे, रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम चेंज होगा। देन वो लाइट रेज यहाँ मिरर पे हिट करेंगे और फिर आपको एक इमेज दिखाई देगी। तो किस तरीके से पूरी की पूरी जो है सिचुएशन यहाँ पे फॉर्म हम कर सकते हैं, फिनोमेना किस तरीके से देख सकते हैं। एक लाइट रे आप ले लीजिए सीधी वाली, जो सीधी इसमें एंटर करेगी और वापस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। दूसरी लाइट रे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखेंगे ये स्ट्रेट आई, मीडियम यहाँ पे चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एयर से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, दैट मीन्स लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी और ये आपको कहाँ से आता हुआ लगेगा,
आपको इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा। तो आपको इस ऑब्जेक्ट की एक एपरेंट पोजीशन नजर आएगी और वो कहां पर होगी, इसको मैं ओ डैश बोल देता हूं। डिस्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 28 इंटू म्यू, दैट मीन्स 28 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 14 हो जाएगा और 14 3 जा इट विल बी 42। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस निकल कर आया है इट विल बी 42 समवेयर डाउन द लाइन। ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है 42 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखें ये लाइट रे ही तो है जो इस मिरर से टकराएगी, और जब ये लाइट रे मिरर से टकराएगी दैट मीन्स यहीं पर तो मिरर है, तो यहां पे आपको फिर से एक बार नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट रे इस तरीके से चली जाएगी। अब सबसे पहले हम देखें कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हम इसको यहां पे इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट में लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो क्वेश्चन दिया हुआ फिगर है इसको हम यहां से हटा देते हैं। O dash from mirror, it is 42 plus 6, that is 48 centimeters. So distance of image from mirror, या प्लेन मिरर आप लिख दें, will be also 48 सेंटीमीटर। यानी कि मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी आपने कैलकुलेट कर दिया है, ये भी 48 सेंटीमीटर होगा। कहां पर इमेज बनेगी, लेट से यहां कहीं इसकी इमेज बन रही है, इसको मैं नाम दे देता हूं आई डैश के बराबर। ओ डैश की इमेज है आई डैश और ये डिस्टेंस है आपके पास में 48 सेंटीमीटर का। अब आप देखें कि अगला जो रिफ्रैक्शन होगा वो कहां से हो रहा है, ये लाइट रे जा रही थी, अब ये नॉर्मल जो आपके पास डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, और डेंस से रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगी दैट मीन्स इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जब ये शिफ्ट करेगी आप इन लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और जहां कहीं भी इसकी इमेज बन रही है उस पोजीशन को मैं यहां पे फाइंड कर सकता हूं। किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होने वाला है। ऑब्जेक्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पे इस इमेज को देखेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये एज ए ऑब्जेक्ट यहां पे ट्रीट करेगा। तो यहां पे जो आई डैश का डिस्टेंस निकल के आया है मिरर से वो हमने निकाल लिया है, दैट इज 48 सेंटीमीटर। अब ऑब्जर्वर जब इसे देखेगा तो फिर से लाइट रेस डेंस से रेयर मीडियम में आ रही है, यानी कि फिर से शिफ्टिंग होगी। अब जब इसके लिए आप एपरेंट डेप्थ निकालना चाहेंगे तो पहले आपको जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उस सरफेस से इस आई डैश की पोजीशन पता होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो उसे हम यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ आई डैश फ्रॉम सरफेस टू। इन सरफेसेस को मैं नाम दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज 1, दिस इज सरफेस नंबर 2। इस सरफेस के डिस्टेंस को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज 48 प्लस 6 विच इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, क्योंकि यहां पे अटैच्ड है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 सेंटीमीटर। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज, with respect to surface 2 हम यहां पे कर देते हैं, तो it will be 54 divided by mu, that means 54 divided by 3/2। तो 3 से कैंसिल होगा 1 and 8, so it is 36 सेंटीमीटर। तो अगर सेकंड सरफेस से बात की जाए, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज
फ्रॉम द सरफेस 2 देन इट विल बी 36 सेंटीमीटर। इसी के साथ अगर हम बोले कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस 1 तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 आप कर देंगे तो आंसर विल बी 30। ये बात हुई फर्स्ट मेथड की जो कि हमने नाम दिया है इसे मेथड ऑफ इंटरफेस। देन इसके बाद में सेकंड मेथड पे मूव करेंगे। पहले आप फर्स्ट वाले मेथड को नोट कर लीजिए। क्लियर है। नाउ हम बात करते हैं एक दूसरे मेथड की विच इज शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब ग्लास स्लैब के एक तरफ आप होते हैं और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें एक शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन कुछ अलग हो जाती है और उसको हमने एपरेंट पोजीशन के बेसिस पे भी हमने स्टडी की हुई है और शिफ्ट के फॉर्म में भी हमने जो है लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। नाउ उस अगर कॉन्सेप्ट पे हम बात करें, उस थ्योरी पे अगर हम बात करें तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिएगा ये ग्लास स्लैब है आपके पास में, द थिकनेस ऑफ विच इज 6 सेंटीमीटर एंड यहां पे पॉलिश की हुई है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड एट 28 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट, shift produced in the position of ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, देखें फॉर्मूला होता है आपके पास में x का t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। थिकनेस यहां पर 6 है, 1 माइनस 1 अपॉन 3/2 दैट इज 6 एंड इट विल बी 1/3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट यहां पे कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर शिफ्ट आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां थी 2 सेंटीमीटर, ये इस तरफ जो है डिस्प्लेस होगा, यानी कि ये अब एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकल के आएगा, इट विल बी 26 सेंटीमीटर। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, इट इज नथिंग बट 28 माइनस 2 जो कि हमने शिफ्ट निकाला है। अब आप देखें कि इस ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ऑफ ओ डैश फ्रॉम मिरर, ये आपके पास हो जाएगा 26 प्लस 6 दैट इज 32 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगी मिरर से वो भी कितने डिस्टेंस पर बनेगी, 32 सेंटीमीटर पे। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर। और जब इमेज 32 सेंटीमीटर पे बन रही है, यानी कि इमेज की जब पोजीशन की मैं बात करता हूं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर ये डिस्टेंस कितना आपने निकाल लिया है 32, तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा 32, यानी यहां कहीं इसकी इमेज बनी होगी, ओ डैश की इमेज बनी है आई डैश पर। और इसको जब आप देखते हैं तो देयर विल बी अगेन अ शिफ्ट प्रोड्यूस्ड। शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, शिफ्ट प्रोड्यूस्ड in the position of image will be 2 centimeter. So position of image from surface 1. ये कितना होगा आपके पास में, इट विल बी 32 माइनस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से फिर जो ऑब्जेक्ट में शिफ्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो फाइनली जो पोजीशन बनेगी इमेज की वो ये होगी एंड दिस डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड विच विल बी 30 सेंटीमीटर। जो लास्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था ये उसी के बराबर आंसर आ जाएगा। तो सरफेस 1 से फाइनल इमेज की पोजीशन आएगी 30 सेंटीमीटर, तो सरफेस 2 से अगर आप निकालना चाहेंगे इट विल बी 30 प्लस 6 विच इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। नोट करें इसे।
देन उसके बाद में एक और मेथड पे चलते हैं विच इज ऑब्वियसली शिफ्ट, लेकिन इस मेथड में आपने शिफ्ट किया था किसे, ऑब्जेक्ट को। अब मैं शिफ्ट करने जा रहा हूं किसे, मिरर को। तो शिफ्टिंग ऑफ मिरर आप इसे बोल सकते हैं। इसे यहां से रब किए देते हैं। शिफ्टिंग ऑफ मिरर की अब हम बात करते हैं। तो देखिए ये आपको एक ग्लास स्लैब दी हुई है, 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, यहां पे मिरर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आपको दिया गया है इट इज 28 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, तीसरे तरीके से हम कर रहे हैं। अब जब ऑब्जर्वर यहां खड़ा होकर इस मिरर को देखता है, When observer is watching at this mirror, तो आप देखेंगे कि ये मिरर एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इस मिरर में जब आप शिफ्ट निकालेंगे तो शिफ्ट के फॉर्मूले से आप सबसे पहले शिफ्ट इन मिरर निकाल लीजिए, शिफ्ट प्रोड्यूस्ड इन मिरर। ड्यू टू ग्लास स्लैब, ये होगा आपके पास T 1 - 1 अपॉन म्यू। कैलकुलेट आप इसे करेंगे, यू विल गेट 2 सेंटीमीटर। आपको जो आंसर मिलेगा विल बी 2 सेंटीमीटर। तो मिरर जो है वो 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो चुका है। मिरर अगर 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो चुका है, ये x मान लेता हूं, यानी कि मिरर की जो एपरेंट पोजीशन है, इस पिंक कलर से मैं यहां पे बना रहा हूं, इट विल बी लाइक दिस। और ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगा इट विल बी 6 - 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अब अगर आप यहां से देखें गिवन फिगर से, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equals to, it is this 28 plus this 4, यानी कि 32 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है प्लेन मिरर से, वो 32 है, तो इमेज की जो पोजीशन होगी या इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, वो भी कितना होगा, इट विल बी ऑल्सो 32। distance of image from mirror, ये apparent position की हम बात कर रहे हैं मिरर की, 32 सेंटीमीटर होगा, यानी कि image will be formed at a distance 32 - 2 that is 30 सेंटीमीटर from मिरर 1। ये 1 है, ये 2 है, एंड 30 + 6 that is 36 सेंटीमीटर from मिरर 2। तो मिरर 1 से जो डिस्टेंस निकल के आया इस मेथड की हेल्प से भी, वो भी निकल कर आएगा 30 सेंटीमीटर, और मिरर 2 से जो डिस्टेंस निकल कर आया इट इज ऑल्सो 36 सेंटीमीटर। तो 3 मेथड्स हमने इस क्वेश्चन को देखा। शिफ्टिंग ऑब्वियसली आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे 3 अलग अलग मेथड से। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, जो भी आप प्रेफर करना चाहें, आप उसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जस्ट ट्राई टू प्रेफर मेथड नंबर 2, जो शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हमने देखा है, क्योंकि वो अक्सर काम आएगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे इजीली निकाले जा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करें, सेकंड मेथड के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को समझ लें, उससे आपको लाइट क्या है, किस तरीके से चलती है, किस तरीके से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होंगे और किस तरीके से शिफ्टिंग होगी, वो आपको कॉन्सेप्ट जो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा।
नोट करें। प्रिज्म। देखिए, अब तक हमने बात की थी ग्लास स्लैब के बारे में। ग्लास स्लैब और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें एक सरफेस के ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है और एक सरफेस से लाइट जो होगी वो इमर्ज कर जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी। अगर ये दोनों सरफेसेस, यानी कि जिसके ऊपर लाइट आ रही है और जहां से लाइट जा रही है, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं, देन दिस इज कॉल्ड ग्लास स्लैब। और अगर ये पैरेलल नहीं है देन आप इसे बोल सकते हैं प्रिज्म। डायग्राम क्या से समझते हैं। जैसे ग्लास स्लैब की मैं बात करता था अब तक, तो ये एक स्लैब आप लेते थे, आप बोलते थे यहां से लाइट आ रही है, इसका रिफ्रैक्शन होगा और फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो आपने देखा कि ए बी सी डी, अगर मैं 4 सरफेस से मिलके इस स्लैब को मानूं तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। This is the surface at which light is incident and this is the surface from which light is emerge out, and they both are parallel to each other. That means this will be termed as slab. अब देखिएगा, it doesn't mean कि अगर ये इस शेप में होता है, यानी कि मैं बताना चाहता हूं कि शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है लाइट आ कहां पर रही है। क्योंकि अगर मैं इस ABCD को ही लेता हूं, इसी स्लैब को अगर मैं लेता हूं और लाइट लेट से हम यहां पर इंसिडेंट कराते हैं, तो यहां नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल के पास आएगी, यहां फिर से नॉर्मल बनेगा और ये नॉर्मल के दूर चली जाएगी। तो आपने देखा यहां पे लाइट जिस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही थी और जिस सरफेस से इमर्ज हो रही है, यानी कि AB और AC आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स इट विल नॉट बी टर्म्ड एज स्लैब, इन दिस केस इट इज कॉल्ड प्रिज्म। ये बेसिक डिफरेंस है प्रिज्म और स्लैब के बारे में, जो कि हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जिस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है और जिस सरफेस से लाइट इमर्ज हो रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल अगर हैं तो इट इज कॉल्ड स्लैब। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि पैरेलल नहीं है, तो डिवाइस जो आपको दिया गया है इट विल बी कॉल्ड अ प्रिज्म। अब प्रिज्म के बारे में जब भी बात करते हैं हम ट्राइंगुलर प्रिज्म को अक्सर काम में लेते हैं। ट्राइंगल की शेप की यहाँ पे प्रिज्म होगी, तो हम उसी के बारे में ज़्यादा बात करें और उसके रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करें जो कि अक्सर आपके काम में आएगी। यहां पर देखते हैं इस प्रिज्म के ऊपर एक ABCD हमें प्रिज्म दी गई है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिज्म एंगल के बारे में। जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और जिस सरफेस से लाइट इमर्ज हो रही है, उन दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल होगा वही प्रिज्म एंगल कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म एंगल। नाउ इसके बाद में बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। इसे डेल से डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे किस तरीके से आएगी। मान लेता हूं यहां पे इंसिडेंट लाइट रे आती है, तो यहां आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा इस सरफेस के ऊपर, जिससे कि हम ये समझ सकें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इट विल बी डिनोटेड बाय I1। नाउ नॉर्मल के पास ही लाइट रे बेंड कर जाएगी, तो ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन जो कि होना चाहिए था इस डायरेक्शन में ना जाकर और ये कुछ पास चली जाती है, पास में बेंड कर गई है। अब फिर से आपको यहां पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा और इसका जो डायरेक्शन ये होना चाहिए था ये ना होकर फिर से ये नॉर्मल के दूर की तरफ चली जाती है।
तो ये इमर्जेंट लाइट रे होगी, ये इंसिडेंट लाइट रे होगी। अब यहां पे आप देखिए, इसको मैं बोल देता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ए बी। एंगल ऑफ, पहले इंसिडेंट की बात कर लेते हैं, एट सरफेस ए बी इट विल बी इक्वल टू I1, then angle of refraction from surface AB it will be R1। then हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AC इट विल बी R2। ये यहां पे R2 क्या ले रहा हूं मैं, डायग्राम में यहां बना देते हैं इसको, दिस इज R2। एंड फाइनली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस AC इट विल बी I2। इसे हम ले रहे हैं I2। तो जब डेविएशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर है कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P फर्स्ट सरफेस पे, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट AB इट विल बी I1 minus R1 and at the same time deviation produced at AC it will be I2 minus R2। यहाँ पे I2, यहाँ से ये एंगल लेना है आपको नॉर्मल से, इसको एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, तो इट विल बी I2 माइनस R2। तो टोटल डेविएशन जब आप देखेंगे इसे जनरली डेल से डिनोट किया जाता है, इट विल बी डेल फ्रॉम AB प्लस डेल फ्रॉम AC इट विल बी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। सो इट कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। इट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत ही खास रिलेशन जो कि जब प्रिज्म के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग करते हैं तब आपके अक्सर काम में आता है। ये दोनों नॉर्मल्स के बीच के एंगल को मैं यहाँ थीटा मान लेता हूँ, लेट्स से। तो आप देखेंगे इस ट्राइंगल के लिए, जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, क्लियर है, इसके तीनों एंगल्स का एडिशन ऑब्वियसली कितना होगा, हमेशा 180। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी नो R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। एंड दूसरी चीज जो आपको यहां से पता है, इट ये 90 है, ये परपेंडिकुलर था, तो 90 और ये भी 90 है, ये भी परपेंडिकुलर था। 90 प्लस A प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 360। ये दो इक्वेशंस आपके पास आई, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट R1 plus R2 is equals to A, which is a very important relation when you are dealing with prism। जब आप प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये रिलेशन बहुत 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 बार काम में आने वाला है। तो इसे ध्यान रखें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 1 और एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस 2 का जो एडिशन निकल के आएगा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू प्रिज्म एंगल। ये किसके बराबर होने वाला है, हमेशा प्रिज्म एंगल के ये बराबर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रिज्म से ही रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की,
जो कि जिनके रिजल्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए, ताकि वाइल कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल, वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बार बार ये डेरिवेशन ना करने पड़े। इसलिए फाइनल रिजल्ट्स जो भी निकल कर आते हैं उन्हें ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। हेडिंग लिखिए उसके बाद में कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस की हम सबसे पहले बात करेंगे। क्या होता है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस? कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस का मतलब है कि जो प्रिज्म है आपके पास, इस पर लाइट जब आ रही है, यहां से इसका रिफ्रैक्शन होगा। अब ये यहां से इमर्ज नहीं कर पा रही है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस ये इमर्ज आउट नहीं होगी, यानी कि यहां से इसका TIR होगा, क्योंकि इमर्ज नहीं होने के लिए एक ही कंडीशन हो सकती है, विच इज कि इस लाइट रे का क्या हो जाए, यहाँ पे TIR हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो सकता है? अभी अभी हमने डायग्राम बनाया था, यहाँ आपने नॉर्मल बनाया था और इस एंगल को आपने बोला था R2, यानी कि इफ R2 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, थीटा सी से इसे डिनोट करेंगे हम, तो इफ R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, देन ऐसा पॉसिबल है कि इसका TIR हो जाए। लेकिन मुझे क्या करना है, एक लिमिटिंग कंडीशन लेके चलनी है। लिमिटिंग कंडीशन लेके चलनी है, दैट मीन्स वो क्या हो सकती है कि I1 की वैल्यू आप पहले से ही क्या कर लीजिए, मैक्सिमम ले लीजिए। तो लेट I1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब I1 इज इक्वल्स टू अगर आप 90 डिग्री ले लेते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू आपने यहाँ पे ले ली है, मैक्सिमम वैल्यू आपने यहाँ पे मान ली है। अब इसके लिए आप क्या करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें एट सरफेस AB। AB सरफेस के ऊपर स्नेल लॉ लगाएंगे तो आप देखेंगे यू विल गेट की 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। सो 1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। तो साइन R1 विल बी 1 अपॉन म्यू। इट कैन बी रिटन एज R1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, विच इज थीटा सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can write down it. इक्वेशन 1 और 2 से आप बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। और अभी अभी हमने प्रूव किया है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A होता है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज A ग्रेटर देन 2 थीटा सी। क्लियर? साइन अगर आप यहां पे दोनों तरफ ले लें तो इसको मैं लिख सकता हूं कि A/2 इज ग्रेटर देन थीटा सी एंड साइन A/2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी जो है इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू। ऑब्वियसली साइन थीटा सी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू। तो साइन A/2 विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू। तो म्यू विल बी ग्रेटर देन कोसेक इनवर्स A/2। या इनवर्स नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो म्यू की वैल्यू अगर कोसेक A/2 से बड़ी आती है तो ये आपके पास हो जाएगी कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। यानी कि इस केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट है, जो भी प्रिज्म का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोसेक A/2 से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में लाइट रे विल नॉट इमर्ज आउट फ्रॉम द प्रिज्म एंड इट विल बी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस ऑफ द गिवन प्रिज्म। ठीक है, नोट करें इसे। इसके बाद में हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस की।
और ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब होता है कि ये जो AC वाली सरफेस है इसके अलोंग लाइट रे जो है टकराने के बाद में चली जाएगी। कहने का मतलब अब की बार में जो I2 होने वाला है वो कितना होने वाला है, 90 के बराबर। I2 विल बी 90 सो दैट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ड्रॉन एट द सरफेस AC। ये नोट किया होगा आपने। नेक्स्ट बात करेंगे कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंसी। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, पहले डायग्राम इसके लिए बना लें। यहां से लाइट आएगी, यहां इसका एक बार जो है वो रिफ्रैक्शन होगा और अब जो दूसरी बार यहां से रिफ्रैक्शन होगा इट विल बी अलोंग द सरफेस AC। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो I2 की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 90। क्लियर है? सो इट विल हैपन व्हेन रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है जो हमने निकाली है कि I2 शुड बी 90। इट इज पॉसिबल इफ R2 इज इक्वल्स टू थीटा सी। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये अगर थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो ऐसा हो सकता है। और चूंकि हमें पता है कि R1 प्लस R2 जो होता है ये A है, तो यहाँ से आप R1 बोल सकते हैं A माइनस R2। सो R1 विल बी रिटन एज A माइनस थीटा सी। नाउ वी आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB। तो स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए तो इट विल गिव यू 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1 की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो इट विल गिव यू साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू साइन A माइनस थीटा सी। आप देख सकते हैं साइन A माइनस B का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। इसे हम अगर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो ब्रैकेट ओपन होगा और आपको मिलेगा साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। कोस थीटा सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखें साइन थीटा सी की फॉर्म में साइन है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी माइनस कोस ए साइन थीटा सी। क्लियर है? नाउ वी नो दैट sin theta c can be replaced by 1 upon mu, that is refractive index of the medium. So it will become, this is I1, sin I1 is equals to mu, there will be sin A 1 minus 1 upon mu square minus cos A 1 upon mu. It can be further solved in this manner कि यहाँ से म्यू स्क्वायर एलसीएम ले लें और अंडर रूट के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा और म्यू बच जाएगा। अंदर आपके पास बचेगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, इट विल बी कोस ए अपॉन म्यू। म्यू यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और म्यू से म्यू जो है सभी कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। तो I1 विल बी साइन इनवर्स साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोस ए इज।
क्लियर है। तो इस तरीके से I1 की वैल्यू हमने निकाली है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए, कि इस एंगल पे अगर किसी प्रिज्म के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज I1। इस एंगल पे अगर लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो यू विल से कि लाइट विल गो पैरेलल टू द सरफेस AC। क्लियर है, नोट कर सकते हैं आप इसे। नाउ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म की अब हम बात करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। उसके लिए कंडीशंस हमें निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन के लिए। Deviation produced by प्रिज्म यहाँ पे कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगी उसके बारे में बात करनी है। डेविएशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 निकल कर आता है। और जैसा कि हमें याद है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A है, इसे हम प्रूव कर चुके हैं। सो डेविएशन कैन बी फर्दर रिटन एज I1 प्लस I2 माइनस A। दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि इफ I1, I2, R1 एंड R2 आर स्मॉल, अगर ये एंगल्स छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो किस तरीके, पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये लाइट से प्रिज्म आपने बनाई, ये इंसिडेंट लाइट रे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, यहाँ आप लेते हैं R2, यहाँ आप लेंगे R1, इट विल बी I1 एंड इट विल बी I2। तो अब मैं यहाँ पे किस तरीके से देंगे, रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट्स हम देख लें। सबसे पहले स्नेल लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं फॉर सरफेस AB। AB सरफेस के लिए स्नेल लॉ अप्लाई करें तो यू विल गेट 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R2। कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि I1, I2, R1, R2 अगर स्मॉल है then it can be written as I1 is equals to mu R2. We can write down it equation number 2 and this one is equation number 1. In the same manner, Snell's law for surface AC, तो आप देखेंगे इट विल बी म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन I2। जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले रहे हैं उसी मीडियम के लिए हमें जो है एंगल के लिए साइन कैलकुलेट करना है, तो इट कैन बी रिटन एज म्यू R2 इज इक्वल्स टू I2। नाउ इक्वेशन 2 और 3 से I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट डेल म्यू R2 प्लस म्यू R1 माइनस A। सो इट विल बी म्यू कैन बी टेकन एज कॉमन R1 प्लस R2 माइनस A, म्यू A माइनस A। सो डेल कैन बी फर्दर रिटन एज A म्यू माइनस 1। ये बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। तो डेल यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन विल बी A, ब्रैकेट में होगा म्यू माइनस 1। ये बात हुई कि अगर ये एंगल्स बहुत स्मॉल हैं तब ही आप इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो रहेगा वो यही होगा इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने डिनोट किया है। क्लियर है।
नोट करें इसे, उसके बाद मैं इसे रब करूंगा, फिर हम निकालेंगे कंडीशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन। तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1, हमने अभी प्रूव किया है। देन आप हेडिंग लिखिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन की बात करें तो डेविएशन विल बी मैक्सिमम, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट डेविएशन विल बी मैक्सिमम व्हेन I1 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। I1 अगर मैक्सिमम है तो डेविएशन मैक्सिमम होता है, और यही रीजन है कि I1 को मैं मैक्सिमम डेविएशन कैलकुलेट करते टाइम पर 90 ले लेता हूं। तो डेल मैक्स विल बिकम 90 प्लस I2 माइनस ए, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला था अगर आप बात करें डेल का तो इट वॉज I1 प्लस I2 माइनस ए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने निकाला था। तो 90 माइनस I2 माइनस ए हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए बी सरफेस पे स्नेल लॉ आप अप्लाई करें तो इट विल बी 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। तो साइन R1 विल बी 1 अपॉन म्यू, दैट इज R1 will be theta c, which is critical angle. So R1 plus R2 is equals to 90. That means R2 will be 90 minus theta c. Snell law अप्लाई कर दीजिए फिर से। For AC mu into sin R2 will be equals to 1 into sin I2. तो sin I2 will be equals to mu into sin, it is not 90, यहाँ मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन देखिएगा, 90 नहीं है A आएगा, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, इट इज ए, दैट इज प्रिज्म एंगल। तो यहाँ होगा ए माइनस थीटा सी। तो I2 विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम कब होगा? जब I1 90 होगा, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये हमने ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे काम में ली है। क्लियर है? देन इसके बाद में हम बात करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म विल बी मिनिमम इफ I1 इज इक्वल्स टू I2, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AB और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस AC अगर बराबर होंगे तो जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा इट विल बी मिनिमम। सो कंडीशन इज I1 must be equal to I2 and it can be written as I। तो आप स्नेल्स लॉ लगाएं, at AB, so you will get 1 into sin I1 is equals to mu into sin R1. This can be written as equation 1, and Snell's law at AC पर आप अप्लाई करें तो यू विल गेट म्यू इंटू साइन R2
इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन I2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपने यहाँ पे कंडीशन जो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, इट इज I1 और I2 बराबर हैं. दैट मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों इक्वेशंस में सेम है. यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that mu sin R1 is equals to mu sin R2. तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि R1 will be also equal to R2. यानी कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो I1 और I2 के साथ साथ R1 और R2 भी जो है वो सेम होंगे. अब चूंकि हमें याद है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म. तो यहाँ बोल सकते हैं 2R इज इक्वल्स टू A. दैट मीन्स R विल बी इक्वल्स टू A बाय 2. तो कंडीशन जब आप निकालेंगे तो हम कोई सी भी इक्वेशन को काम में ले सकते हैं. लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 1 को काम में ले लेता हूं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम देखेंगे कि 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन, और आर की जगह आप लिख सकते हैं A बाय 2. तो I विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू साइन A बाय 2 निकल कर आएगा. दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. क्लियर? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और निकल के आता है. म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. तो म्यू की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट अगर करना चाहूं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यूजिंग इक्वेशन 1 इसे यहां से मैं रब किए देता हूं. इक्वेशन 1 को आप यूज करें तो यू विल गेट म्यू इज इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R1. I1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो I1 की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने से, जैसा कि हमने फॉर्मूला निकाला था जो डेल का. डेल मिनिमम विल बी 2I माइनस है. यहाँ से आप I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें इट विल बी डेल मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाय 2. तो I की वैल्यू पुट कर दीजिए. इट विल बी साइन डेल मिनिमम प्लस A डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में. R1 और R2 अभी अभी हमने प्रूव किया है कि बराबर होंगे, और वैल्यू इसकी निकल कर आएगी किसके बराबर, A by 2. That is half of the angle of prism. So it can be written as this will be mu. ये mu का जो फॉर्मूला है ये बहुत बार काम में आएगा, और आप देखेंगे कि अक्सर ये फॉर्मूला जो है mu का काम में आएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में अलग अलग काम में आएगा. तो इसको ध्यान रखिएगा, नोट करें इसे. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है डिस्कस करने के लिए, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट. डिस्पर्सन हम जानते हैं क्या होता है. डिस्पर्सन होता है कि व्हाइट लाइट जो होती है वो अपने बेसिक कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है. व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम विबग्योर नाम से जानते हैं. VIBGYOR इसे लिखा जाता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोल देते हैं. तो हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट आप, डिस्पर्सन ऑफ लाइट. प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट एंटर होती है तो वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स में, जो बेसिक कंपोनेंट्स कलर से 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, उसमें डिवाइड हो जाएगी. और इस प्रोसेस को ही या इस फिनोमेना को ही डिस्पर्सन कहा जाता है. डिस्पर्सन होगा क्यों, देखें ये एक प्रिज्म यहां पे मैं बनाता हूं. इस प्रिज्म के ऊपर लेट्स से व्हाइट लाइट जो है एंटर हो रही है.
ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, यहां से एक व्हाइट लाइट आती है, ये यहां पे नॉर्मल हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये एक्चुअल डायरेक्शन होना चाहिए था इस लाइट का, ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये ना होकर लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी और 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इट विल बी द फर्स्ट, देन इट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड फाइनली इट इज सेवेंथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 कलर्स में डिवाइड होती है। फिर से यहां से रिफ्रैक्शन होगा सेकेंड सरफेस से, विच इज AC। AB से रिफ्रैक्शन भी हुआ और डिस्पर्सन यहाँ पे हो गया। फिर से लाइट जो है वो बेंड होगी, लाइट की बेंडिंग यहाँ पे फिर होगी और ये फिर से नॉर्मल के दूर हटेगी। तो यू विल गेट दिस सिचुएशन। ये एक्सट्रीम पोजीशंस को मैंने पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बाकी सारी की सारी लाइट रेस इनके बीच में कहीं ना कहीं ट्रेवल कर जाएगी। यहां अगर आप स्क्रीन रख देते हैं, you will get this combination of 7 color, that is V, I, B, G, Y, O and R. This is called spectrum. तो ये इस तरीके से 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जिसे कि स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्क्रीन रखने पर आपको ये स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसमें लाइट रेस का डायरेक्शन भी जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लाइटें यहां पे आ जाएंगी। अब डिस्पर्सन एंगल अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि रेड कलर के लिए ये मिनिमम है, बिकॉज ये होगा, इट इज द डेल फॉर रेड, और वॉयलेट कलर के लिए अगर आप इसे देखेंगे तो ये मैक्सिमम रहेगा। दिस इज डेल वी। ऐसा क्यों हुआ? Here del R is less than del V। तो होता क्या है, देखिए डेल का जो फॉर्मूला हमने निकाला है, del is equals to A mu minus 1, that is del is directly proportional to mu minus 1 है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि if mu is large then del will be also large, and if mu is small then del will be small। अब फर्दर हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि जो आपके पास में म्यू है, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, इट वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब लैम्डा जो होता है वो रेड कलर के लिए मैक्सिमम होता है, यानी कि म्यू जो रेड के लिए होगा वो मिनिमम होगा, और म्यू अगर रेड के लिए मिनिमम होगा तो डेल के लिए भी, जो रेड के लिए डेल है वो भी क्या होगा, मिनिमम। तो एक रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन हम क्या बोल सकते हैं, वॉयलेट कलर के लिए अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि लैम्डा वी क्या है, इट इज मिनिमम, और लैम्डा वी मिनिमम है तो म्यू वी जो होगा मैक्सिमम होगा, और ये अगर मैक्सिमम होगा तो डेल वी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहां पे आप इसी रिलेशन से बोल सकते हैं कि म्यू आर क्या हो जाएगा, मिनिमम। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि डेल आर जो है ये मिनिमम है और डेल वी जो है ये मैक्सिमम निकल के आता है। क्लियर है? नोट करें इसे।